नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र PGCAR MTT 033 स्क्रिप्ट लेखन रूपांतरण एवं दृश्य श्रव्य माध्यम खंड 1 स्क्रिप्ट लेखन रूपांतरण इकाई 3 स्क्रिप्ट लेखन एवं रूपांतरण के विविध आयाम 3.0 उद्देश्य। इस इकाई में हम जानेंगे कि रूपांतरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। रूपांतरण के संदर्भ में स्क्रिप्ट लेखन की क्या प्रक्रिया है। स्किट लेखन की किसी कथा, विचार या संकल्पना का रूपांतरण कैसे किया जाना चाहिए। रूपांतरण में कथा के विभिन्न चरणों का नियोजन कैसे किया जाए। रूपांतरण में नाटकीय तत्वों का प्रयोग कब व किन स्थितियों में किया जाना चाहिए। 3.1 प्रस्तावना। पूर्व अध्याय में हमने विस्तार से स्क्रिप्ट लेखन के स्वरूप व प्रक्रिया पर चर्चा की थी। अब इस अध्याय में हम रूपांतरण की दृष्टि से स्क्रिप्ट लेखन का अध्ययन करेंगे। प्रश्न यह उठता है कि जब किसी मूल स्क्रिप्ट का लेखन हो चुका है तो फिर उसके रूपांतरण की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि रूपांतरण दो शब्दों के मेल से बना है, रूप और अंतरण अर्थात रूप में बदलाव। इसमें केवल एक भाषा से दूसरे भाषा में ही बदलाव नहीं अपितु उसके साथ ही साथ विचारों, परिदृश्य, चरित्र, फॉर्मेट आदि के भी रूपों में बदलाव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक नाटक के क्षेत्र में हबीब तनवीर के चरणदास चोर को ही देखिए। विजयदान देथा ने राजस्थान की पृष्ठभूमि पर कहानी लिखी। टीडोराव श्याम बेनेगल ने इसी कहानी पर 1975 में फिल्म बनाई चरणदास चोर। क्या यह संभव है कि कहानी से होते हुए नाटक और फिर फिल्म की यात्रा करते हुए टीडोराव का रूप एक सा ही रहा होगा? संभवतः नहीं। स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रदर्शन विधा की अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें उनके लिए लिखे गए स्क्रिप्ट के फॉर्मेट से सहज ही समझा जा सकता है। इस इकाई में हम कुछ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 2 ऋषिकेश सुलभ ने शूद्रक के संस्कृत प्रकरण मृच्छकटिकम को माटीगाड़ी में रूपांतरित किया। संस्कृत बोलने वाले पात्र भोजपुरी में संवाद करने लगे। गीतों की जगह भोजपुरी लोकगीतों ने ले ली। यह रूपांतरण रंगमंच पर सर्वाधिक सफल रहा। 3 शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित कई फिल्में बनी। अंगूर, मकबूल, हैदर आदि। क्या इन रूपांतरणों में शेक्सपियर दिखाई देते हैं? नहीं, किंतु फिर भी मूल आलेख उन्हीं का है। ऐसे कई रूपांतरण हमें नाटक, सिनेमा में दिखाई देते हैं। फिल्मों में रीमेक का प्रचलन भी अपने जोरों पर है, जिसमें एक भाषाई अथवा किसी काल विशेष की फिल्म को दूसरी भाषा अथवा नए आधुनिक कलेवर के साथ बनाया जाता है। उदाहरणार्थ कुली नंबर 1, गजनी, रावण आदि। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कोई भी स्क्रिप्ट लेखन रूपांतरण का अभिन्न हिस्सा है। अतएव रूपांतरण के संदर्भ में स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। 3. 2 स्क्रिप्ट लेखन से तात्पर्य रूपांतरण के संदर्भ में। स्क्रिप्ट लेखन एक चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत लिखा जाता है, जिसके अपने कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं। कहानी किसी भी रचनाकार की हो सकती है। एक नाटककार उस कहानी को नाटक के मंचन के उद्देश्य से लिखता है तो उसे ड्रामा स्क्रिप्ट कहा जाता है, और जब इसी कहानी को फिल्म के उद्देश्य से लिखा जाता है तो वह फिल्म स्क्रिप्ट कहलाती है। कोई भी मूल स्क्रिप्ट लेखक की अपनी मौलिक रचना होती है। जब किसी कहानी को नाटक, फिल्म, धारावाहिक अथवा अन्य किसी प्रदर्शनकारी माध्यम के फॉर्मेट लिखा जाता है तो उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। इस स्क्रिप्ट लेखन का आरंभ वस्तुतः किसी विचार से होता है। यह विचार किसी कहानी, घटना अथवा साहित्यिक रचना या फिर वास्तविक जीवन से उत्पन्न हो सकता है।
यह विचार अपनी अभिव्यक्ति के लिए माध्यमों का चुनाव करता है। यदि आप रंगकर्म से संबंध रखते हैं तो हो सकता है कि आप उस कहानी अथवा घटना को नाटक के फॉर्मेट में लिखें, पर यदि आप सिनेमा जगत से जुड़ाव हैं तो आप उसी विचार को किसी फिल्म स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किसी भी रचना का एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में परिवर्तन रूपांतरण कहा जा सकता है। रूपांतरण की यह प्रक्रिया देखने में आसान अवश्य प्रतीत होती है, पर उससे अलग वह अत्यंत दुष्कर कार्य है। हो सकता है कि कोई कहानी आपको इतनी आकर्षित करे कि आप उसे रंगमंच पर प्रदर्शित करने के लिए अंतःप्रेरित हों, या फिर किसी गैर भारतीय प्रख्यात नाटक पर भारतीय संदर्भों के साथ फिल्म बनाने की इच्छा हो, तो क्या यह मौलिक स्क्रिप्ट के जस के तस प्रयोग के साथ संभव है? संभवतः नहीं, क्योंकि प्रत्येक विधा का अपना एक नियत फॉर्मेट होता है जो किसी अन्य विधा के फॉर्मेट से बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के लिए रामकथा को ही देखिए, जो अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त की जाती है। साहित्य में पहले संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण लिखा। बाद में लगभग 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने इसी रामकथा को सरल और लोक सुलभ अवधी ब्रजी बोली में रूपांतरित कर रामचरितमानस लिखा। रंगमंच ने जब इस कथा को अपनाया तो रामलीला का प्रादुर्भाव हुआ। बाद में सिनेमा में इस कथा पर कई फीचर फिल्में, धारावाहिक और एनिमेटेड फिल्में बनी। क्या सभी विधाओं में रामकथा की प्रस्तुति का फॉर्मेट एक सा ही है? नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि रूपांतरण स्क्रिप्ट एक तरह से साहित्यिक व सांस्कृतिक विनिमय का ही परिणाम है। रूपांतरित स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया अपने आप में मौलिक लेखन की ही तरह जटिल है। रूपांतरण की यह प्रक्रिया निम्न स्तरों में संपन्न होती है। एक, साहित्य की किसी एक विधा में की गई रचना का रूपांतरण किसी दूसरी विधा में किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण अथवा नाटक का फिल्म रूपांतरण। इस प्रकार के रूपांतरण में केवल कथावस्तु को कहानी के फॉर्मेट से उठाकर नाटक के फॉर्मेट में ढाला जाता है, जिसे कई अंकों व दृश्यों में रचा जाता है। दो, कभी कभी सर्वथा भिन्न देशकाल वातावरण की कहानी अथवा नाट्य रचना को अपने देशकाल वातावरण के अनुरूप रूपांतरित कर अधिक बोधगम्य व संप्रेषणीय बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें चरित्रों के नाम से लेकर संपूर्ण परिदृश्य को इच्छित परिदृश्य में रूपांतरित किया जाता है। रूपांतरकार के लिए आवश्यक है कि उसे दोनों ही माध्यमों के विषय में समुचित जानकारी हो। जब वह स्क्रिप्ट लेखन करे तो उसे यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्या करना है। केवल फॉर्मेट का ही रूपांतरण करना है अथवा कहानी का पूरा कलेवर ही रूपांतरित करना है। मूल कथा के संपादन व अतिरिक्त योग हेतु उसे अनुमति है अथवा नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर उसके पास होने चाहिए। इसके बाद ही रूपांतरित स्क्रिप्ट लेखन का कार्य आरंभ किया जाना चाहिए। तीन, रूपांतरित स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया। रूपांतरण के लिए अंग्रेजी में एडाप्टेशन शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अभिप्राय होता है गोद लेना अथवा दत्तक। रूपांतरकार एक तरह से किसी रचना को गोद लेता है और उसे नए संस्कार प्रदान करता है। कभी कभी मौलिक रचना उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी कि उस पर बनी फिल्म अथवा नाटक। ऐसा इसलिए कि जब रूपांतरकार उस मौलिक रचना को नाटक अथवा पटकथा में रूपांतरित करता है तो वह मूल रचनाकार द्वारा छूट गई संभावनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे में रूपांतरकार कभी कुछ नए दृश्य भी जोड़ता है। पूर्व अध्यायों में स्क्रिप्ट रचना की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। अब हम उसी प्रक्रिया का रूपांतरण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। किसी भी मूल स्क्रिप्ट के लेखन का आरंभ किसी विचार अथवा संवेदना से आरंभ होती है। कोई घटना, दृश्य अथवा कहानी लेखक के विचारों को आंदोलित करती है और अभिव्यक्ति हेतु प्रेरित करता है। यदि लेखक नाटककार है तो वह नाटक में उन विचारों को अभिव्यक्त करता है, और यदि वह पटकथा लेखक है तो पटकथा में
ठीक इसी प्रक्रिया से एक रूपांतरकार भी गुजरता है। वह किसी कहानी, उपन्यास, नाटक को पढ़ता है अथवा प्रदर्शनकला नाटक तथा फिल्म को देखता है, उससे प्रभावित होता है और उसे अपने माध्यम में रूपांतरित करने की योजना बनाता है। किस प्रकार रूपांतरण का यह दायित्व पूर्ण हो, इस संबंध में वह एक लंबी चिंतन प्रक्रिया से होकर गुजरता है। किसी रचना को वह उस माध्यम में रूपांतरित करता है जिसके व्याकरण के संदर्भ में उसे पूर्ण जानकारी हो। वह निश्चित करता है कि रचना का भाषांतरण करना है अथवा उस नाटक को इच्छित माध्यम के फॉर्मेट में रूपांतरित करना है या फिर उस रचना को पूर्ण नवीन कलेवर के साथ एक नई रचना में रूपांतरित करना है। इसके बाद वह कथावस्तु, चरित्र, उनके संवाद, परिदृश्य, नाटकीय दृश्यों का संयोजन, आधुनिक कलेवर जैसे विषयों पर विचार करता है। रूपांतरण की प्रक्रिया में कभी-कभी स्क्रिप्ट का रूपांतरित स्वरूप मूल स्क्रिप्ट की कथा को बिल्कुल ही भिन्न दिशा की ओर ले जाता है। यह रूपांतरकार की रचनात्मक वृत्ति पर निर्भर करता है, बशर्ते मूल रचनाकार सहमत हो। उदाहरण के लिए फिल्म 3 इडियट को लेकर चेतन भगत व फिल्मकार के मध्य उठे विवाद को देखिए, जिसमें चेतन भगत का मानना था कि फिल्म का 70% भाग उनके उपन्यास से लिया गया है, जबकि आमिर खान का मानना था कि केवल 5% भाग ही उपन्यास से लिया गया था। वास्तव में यह स्थिति घटनाओं व संवादों की समानता के कारण थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभिजात जोशी व राजकुमार हिरानी ने चेतन भगत के उपन्यास 3 इडियट पर आधारित पटकथा लिखी थी, किंतु इस लेखन में उन्होंने पूर्णतः उपन्यास का पटकथा में रूपांतरण नहीं किया था, बल्कि आवश्यकतानुसार स्वतंत्रतापूर्वक रचना भी की थी। स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया में रूपांतरकार किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए स्वतंत्र नहीं होता, अपितु उसे तार्किक दृष्टिकोण से मूल रचनाकार व पाठक, श्रोता या फिर दर्शकों को परिवर्तन के उचित तर्क से तुष्ट करना होता है। इसके लिए रूपांतरकार को रूपांतरण की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व 5W रूल्स व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन के माध्यम से अपने रूपांतरण विन्यास को उचित तर्क प्रदान करना चाहिए। यह प्रश्न उसे पूरे रूपांतरण को एक व्यवस्थित फ्रेम प्रदान करेगा। यह प्रश्न कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो स्पष्ट होनी चाहिए। एक, व्हाट। इसके अंतर्गत रूपांतरकार को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि उसे क्या रूपांतरित करना है। उत्तर के रूप में उसके दिमाग में यह उद्देश्य तय होना चाहिए कि उसे अमुक कहानी को किसी माध्यम विशेष की शैली में रूपांतरित करना है। 2, हु, व्हाई। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूपांतरणकर्ता कौन है और वह क्यों रूपांतरण कर रहा है। यह प्रश्न वास्तव में रूपांतरण स्क्रिप्ट लिखने के पीछे लेखक के सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक दृष्टिकोण से अवगत कराता है। कोई भी रचना लेखक के व्यक्तिगत प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती। 3, हाउ। किसी भी कहानी या स्क्रिप्ट का रूपांतरण कैसे किया जाना चाहिए? जवाब में हम कह सकते हैं कि रूपांतरण इस प्रकार किया जाना चाहिए जो दर्शक को आकर्षित करें और उन्हें प्रस्तुति से जोड़े रखे। वास्तव में यह प्रश्न दर्शक को केंद्र में लिए होता है। 4, वेयर, व्हेन। यह प्रश्न रूपांतरण के संदर्भ से जुड़ा होता है। मूल स्क्रिप्ट को कहाँ, देशकाल बटा वातावरण और कब, समय बटा काल विशेष की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रूपांतरित किया जा रहा है। 3.3 एक कथा बटा विचार बटा संकल्पना का रूपांतरण। जब भी कोई रचनाकार स्क्रिप्ट का लेखन कार्य करता है तो उसके मस्तिष्क में एक विचार होता है जिसे संप्रेषित करने के लिए वह एक कहानी की संकल्पना करता है। इस संकल्पना में कुछ चरित्र होते हैं और कुछ घटनाएं होती हैं। वह एक फॉर्मेट में इन सभी को पिरोता चला जाता है।
उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि अमुक रचना राष्ट्रवाद से प्रेरित है अथवा मार्क्सवाद से, तो इसका तात्पर्य है कि उस रचना के मूल में वही विचार स्थित हैं। कथा, विचार व संकल्पना के रूपांतरण को एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास की एक कथा का चुनाव किया। राष्ट्रवाद के विचारों से प्रेरित हो उन्होंने चरित्रों के मातृभूमि की रक्षा से संबंधित विचारों को तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहे आंदोलनों से जोड़ा। इन सबके फलस्वरूप उस कथा की संकल्पना ही बदल गई। उस कथा के विचार समसामयिक परिवेश की अभिव्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो गए। यद्यपि किसी भी विचार का रूपांतरण संभव नहीं, किंतु उन विचारों को किन्हीं काल विशेष के संदर्भ में रूपांतरित अवश्य किया जा सकता है। यह रूपांतरण प्रत्यक्ष नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। एक उदाहरण देखिए, वर्ष 1984 में बनी फिल्म उत्सव को ही देखिए। इस फिल्म को रंगमंच के जाने माने नाटककार व निर्देशक गिरीश कार्नाड ने निर्देशित किया था। कहानी शूद्रक के प्रकरण मृच्छक्तिकम का पटकथा रूपांतरण था। वर्ष 2014 में बनी विशाल भारद्वाज की क्राइम ड्रामा ट्रेजेडी फिल्म हैदर की स्क्रिप्ट पूर्ण रूपेण शेक्सपियर के नाटक हेमलेट पर आधारित रही। इस रूपांतरित स्क्रिप्ट में विशाल भारद्वाज व बशरत पीर ने हेमलेट के प्लॉट को 1995 के कश्मीर समस्या से जोड़कर उसका रूप ही बदल दिया। यदि आप मूल स्क्रिप्ट पढ़ें और साथ ही हैदर फिल्म देखें तो आप पाएंगे कि दोनों ही संघर्ष और महत्वाकांक्षा जैसी मानवीय वृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं, बस इस प्रदर्शन के लिए अलग परिदृश्य की कहानियों का प्रयोग हुआ है। 3.3 दो चरित्रों का रूपांतरण। किसी भी स्क्रिप्ट में चरित्रों की बड़ी ही अहम भूमिका होती है। इन चरित्रों के ही आचार व्यवहार, बोली भाषा, रहन सहन से किसी सांस्कृतिक परिदृश्य का आभास होता है। यही चरित्र रचना के वैचारिक धरातल का भी निर्माण करते हैं। विचारों के रूपांतरण के लिए आवश्यक है कि उन विचारों का संवहन अथवा प्रदर्शन करने वाले चरित्रों को भी उसी परिदृश्य के चरित्रों में रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है। किसी भी चरित्र की रचना में वातावरण का विशिष्ट योगदान होता है। यदि किसी हिंदी कहानी का पटकथा में रूपांतरण किया जाना है तो कहानी के इस रूपांतरण में केवल फॉर्मेट का ही परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए बासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम 1996, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर आधारित है, में चरित्रों के नाम यथावत ही रखे गए हैं, क्योंकि इस रूपांतरण में परिदृश्य जस का तस है। किंतु यदि किसी रचना को अपने सांस्कृतिक परिवेश के नजरिए से देखें तो उस रचना के चरित्रों को अपने परिवेश में रूपांतरित करने की आवश्यकता महसूस होती है। यह युक्ति रूपांतरित स्क्रिप्ट को और भी सरल, सुगम और बोधगम्य बना देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चरित्र हमारे अपने होते हैं तो कथा भी हमें अपने बीच की ही प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए पुनः फिल्म उत्सव को ही देखिए। इसमें पात्रों के नामों को थोड़ा परिवर्तित किया गया था, शर्विलक सज्जल, शकार संस्थानक, ताकि चरित्रों के माध्यम से सामयिक अभिव्यक्ति की जा सके। हैदर को देखिए। शेक्सपियर के नाटक हेमलेट पर आधारित इस स्क्रिप्ट में हेमलेट का रूपांतरण हैदर के रूप में किया गया। इस चरित्र रूपांतरण से परिदृश्य और भी विश्वासप्रद बन गया। हैदर नाम जम्मू और कश्मीरी परिवेश को तुष्ट करता है। 3 शैली विधा का चुनाव। किसी भी स्क्रिप्ट का निर्माण प्रायः एक माध्यम के लिए किया जाता है। इसके लिए वह उस माध्यम में प्रचलित किसी भी शैली की संरचना में लेखन के लिए स्वतंत्र होता है। माध्यम नाटक, फिल्म, धारावाहिक, डॉक्यूमेंट्री या फिर एड फिल्म कोई भी हो सकती है। जब रूपांतरकार वैचारिक स्तर पर एवं चरित्र के रूपांतरण की योजना बना लेता है तो उसके अगले क्रम में वह रूपांतरित कथा को कहने के लिए किसी शैली अथवा किसी माध्यम का चुनाव करता है।
मान लीजिए आप किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं, तो आपको निश्चित करना होगा कि आप उसे किस नाट्य शैली की संरचना में ढालेंगे। यथार्थवादी नृत्य नाटिका, लोकरंग शैली, एकांकी, ध्वनि नाटक अथवा संगीत नाटक। यह चुनाव पूर्णरूपेण रूपांतरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। वह जिस शैली का जानकार होता है, प्रायः उसी शैली में रूपांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ता है। कभी कभी किसी कहानी का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी रूपांतरण कर क्रियान्वयन किया जाता है। मसलन किसी नाटक का पटकथा में, या फिर उपन्यास का नाटक में, या फिर धारावाहिक में प्रत्येक माध्यमों की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। रंगमंच पर दृश्यों के यथार्थ प्रदर्शन की संभावनाएं सिनेमा की अपेक्षा कम होती हैं। सिनेमा में कैमरे के माध्यम से जब चाहे किसी भी दृश्य को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यदि ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पुनः रिकॉर्ड किया जा सकता है, किंतु रंगमंच पर सब कुछ मंच पर ही क्रिएट करना होता है, जो केवल सांकेतिक होता है। ऐसे में रूपांतरकार के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि वह माध्यम की क्षमता के अनुसार स्क्रिप्ट लिखे। उदाहरणतया, फिल्म उत्सव में गिरीश कर्नाड ने फिल्म की पटकथा का आरंभ रंगमंच शैली में ही किया है। पूरी फिल्म मूल रंगमंचीय कथालेख की रक्षा करती हुई दिखाई देती है। फिल्म के प्रायः सभी कलाकार भी रंगमंच के ही थे, अतएव फिल्म में रंगजगत की छवि स्पष्टतया दिखाई देती है। यहीं रंगमंच और सिनेमा का संबंध भी उजागर होता है। 3.3 प्रस्थान बिंदु। उपर्युक्त बिंदुओं की योजना करने के पश्चात रूपांतरकार को आवश्यकता होती है एक निश्चित प्रस्थान बिंदु की, जहां से वह स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया आरंभ करे। हालांकि इसके लिए वह मूल स्क्रिप्ट से कथानक गोद ले लेता है। गोद लेने की इस प्रक्रिया में वह कभी कभी तो कथानक को जस का तस स्वीकार कर लेता है, और कभी कभी वह कथानक के प्रस्थान बिंदुओं में हेरफेर भी कर देता है। एक कहानी को स्क्रिप्ट के रूप में रूपांतर और लेखन के लिए कहानी को 3 बिंदुओं, प्रस्तावना, संघर्ष और समाधान को पर कसाव की आवश्यकता होती है। ये 3 प्रमुख बिंदु हैं। समाधान। यदि पटकथा के संदर्भ में बात करें तो प्रस्तावना पटकथा का त्रिकबिंदु या पटकथा का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। इस प्रस्थान बिंदु को फिल्म उत्सव की कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। गिरीश कर्नाड द्वारा निर्देशित यह फिल्म संस्कृत के 2 प्रसिद्ध नाटक भासकृत दरिद्र चारुदत्त और शूद्रकृत प्रकरण मृच्छकटिकम का पटकथा रूपांतरण है। कला फिल्मों की श्रेणी में यह फिल्म अत्यंत चर्चित रही है। प्रस्तावना। फिल्म की शुरुआत रंगमंच शैली में सूत्रधार और नटी के संवाद से होती है। सूत्रधार वात्स्यायन कहानी के विभिन्न चरित्रों संगीत प्रेमी चारुदत्त जुआरी आर्यक के साथ ही कला में चौर्यकला, प्रेम कला और राजनैतिक षड्यंत्रों के विषय में बतलाते हुए कामशास्त्र के लेखन के बारे में बतलाता है। यह प्रस्तावना उस दृश्य के आरंभ के साथ समाप्त होती है जब संस्थानक राजा का साला बसंत सेना को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा होता है और बसंत सेना उससे भागने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौड़ भाग में वह चारुदत्त के घर पहुंच दो जाती है। वहां बसंत सेना और चारुदत्त के बीच प्रेम का बीज पड़ता है। बसंत सेना एक के गहनों को उतारते हुए वह बसंत सेना के रूप पर मोहित हो जाता है। अगले दृश्य में वात्स्यायन वेश्यालय में हैं और कामशास्त्र लिखने के उद्यम के बारे में बतला रहे होते हैं। स्त्री पुरुष के बीच हो रहे रतिक्रिया को छिपकर देखते हुए वे कामशास्त्र की विभिन्न मुद्राओं की खोज कर रहे होते हैं। इसी दृश्य के बीच जुआरी चंपीवाला हारने पर बाजार में खुद को बेच रहा होता है। आर्यक क्रांतिकारी का साथी उसे भगाता है और चंपीवाले को अपनी आक्रमण योजना के बारे में बताता है। वह चंपीवाले को क्रांति में शामिल होकर राजमहल में घुसने को कहता है। तभी संस्थानक वहां आता है। चंपीवाला आर्यक के साथी से बचकर भागता है।
भागते हुए वह वेश्यालय की दीवार से लटक जाता है। वह अपने प्रेम पर अगले दृश्य में बसंत सेना माँ से संवाद कर रही होती है, जहां उसकी माँ बसंत सेना और दरिद्र चारुदत्त के संबंध के विषय में बतलाती है। यहीं पता चलता है कि बसंत सेना ने अपने गहने चारुदत्त के यहाँ छोड़ दिए हैं करती है। तभी वेश्यालय में चंपी वाले को चोर समझकर पकड़ लेते हैं। वह कहता है कि वह चारुदत्त का सेवक है। यह सुनकर बसंत सेना उसे अपने पास बुलाती है। चंपी वाले को वह जुए में हारी हुई 10 मुद्राओं को दिलवाकर उसे मुक्त कराती है। चंपी वाला अपने झूठ को स्वीकार कर वहां से निकलता है और साधु बन जाता है। मदनिका और सज्जल के मिलन का दृश्य दिखाई देता है। चारुदत्त का पुत्र रोहित आभूषण की पोटली को टटोलकर पूछता है कि यह क्या है। चारुदत्त उसे छिपाता है। वहीं दूसरी ओर सज्जल मदनिका से विवाह का प्रस्ताव रखता है। तब पता चलता है कि उसे दासीत्व से मुक्त करने के लिए बसंत सेना की मां को रुपए देने की योजना बनाता है। तभी वात्स्यायन का शिष्य आता है और मदनिका सज्जल उसे डराते हैं। रात के अंधेरे में जब चारुदत्त और उसकी पत्नी साथ होते हैं, तब सज्जल उन गहनों को चारुदत्त के घर से चुरा लेता है। चारुदत्त को पता चलता है तो वह अवाक रह जाता है। सज्जल मदनिका को दासीत्व से मुक्त करा लेता है, पर जब उसे पता चलता है कि वह गहने बसंत सेना के ही हैं, तो वह कहता है कि यह गहने चारुदत्त ने ही भिजवाए हैं। बसंत सेना सज्जल को मदनिका भेंट कर देती है। तभी आर्यक का साथी सज्जल को आर्यक से कैदमुक्त कराने की बात करता है, किंतु सज्जल उसकी बात नहीं मानता। पर आर्यक का साथी उसे इतिहास गढ़ने की बात कहता है। तब सज्जल उसके साथ चल देता है। संघर्ष। मैत्रेय बसंत सेना के पास पहुंचता है और कहता है कि आपके गहने चारुदत्त जुए में हार गए। बसंत सेना को पता चलता है कि चारुदत्त की पत्नी मायके गई है और तब बसंत सेना चारुदत्त से मिलने बरसती रात में जाती है। उससे मिलने के बाद चारुदत्त बसंत सेना को भेजने के लिए गाड़ी का प्रबंध करता है। तभी चारुदत्त की पत्नी आती है और बसंत सेना से मिलती है। इसी दृश्य में रोहित सोने की गाड़ी के लिए जिद करता है। तब बसंत सेना उसकी मिट्टी की गाड़ी को सोने की गाड़ी बनाती है। गाड़ीवान चारुदत्त के यहाँ जाता है और बुलावा देता है कि बसंत सेना की मां ने उसके लिए गाड़ी भिजवाई है। बसंत सेना गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ीवान बसंत सेना को संस्थानक के पास धोखे से ले जाता है। बसंत सेना वहां से भागती है, किंतु संस्थानक उसे पकड़कर उसका गला घोंट देता है। वह बसंत सेना की मौत का आरोप चारुदत्त पर लगाकर उसे पकड़वा देता है। 3 साधु बने चंपी वाले को मृत पड़ी बसंत सेना मिलती है। उधर दूसरी ओर आर्यक के साथी आर्यक को छुड़ाने की योजना बना रहे होते हैं। वे राजा के खिलाफ क्रांति कर देते हैं। दोनों पक्षों में युद्ध होता है। एक ओर संस्थानक चारुदत्त को मृत्युदंड दे रहा होता है। तभी वहां चारुदत्त की पत्नी आकर चारुदत्त को बचाने की गुहार लगाती है। मैत्रेय चारुदत्त के पुत्र को लेकर आता है। चारुदत्त उससे मिलता है। जैसे ही जल्लाद चारुदत्त का सर धड़ से अलग करने वाले होते हैं, तभी बसंत सेना आती है और चारुदत्त के प्राण बचाने का यत्न करती है। वहीं दूसरी ओर आर्यक के साथी क्रांति में लगे रहते हैं और सफल होते हैं। आर्यक राजा बन जाता है और राजा बनते ही वह सभी कैदियों को मुक्त करने का आदेश देता है। चारुदत्त मुक्त होता है। कहानी का सुखद अंत होता है। समाधान 3.3 5 रूपांतरित चरित्रों के संघर्ष, मनोभावों का संवाद के माध्यम से प्रदर्शन। किसी कहानी में चरित्र के संघर्ष, उसके मनोभावों को संवाद व विवरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है, किंतु स्क्रिप्ट में यह कार्य निर्देश एवं संवादों के माध्यम से प्रस्तुत होती है।
अधिकतर इस जिम्मेदारी का निर्वाह संवादों को ही करना होता है। नाटक एवं फिल्म में तो यही देखने को मिलता है। संवादों के माध्यम से ही नाटक व फिल्म में कहानी आगे बढ़ती है। जब मूल लेखक स्क्रिप्ट में किसी चरित्र को संवाद प्रदान करता है तो उसके मस्तिष्क में चरित्र की समग्र पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। एक तरह से वह चरित्र की पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को संवादों के रूप में मूर्त रूप दे देता है। फिल्म निर्माण की अहम कड़ी के रूप में संवाद को जाना जाता है। अभिनेता इन्हीं संवादों के माध्यम से चरित्र का जीवंत रूप प्रस्तुत करता है। इन संवादों को प्रायः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उन संवादों की चर्चा होती है जो सरल और सीधे रूप में किन्हीं सूचनाओं का आदान प्रदान होते हैं। इन्हें बहुत ही आसानी से दर्शक समझ सकता है क्योंकि इनमें कोई आडंबर या चमत्कार नहीं होता। दूसरे क्रम पर वे संवाद आते हैं जो भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। यह कार्य अत्यंत जटिल और दुष्कर कार्य है। चरित्र कई बार भावनात्मक संघर्षों के दौर से गुजरता है। ऐसे में रूपांतरकार को दृश्य दृश्य भावनात्मक अभिव्यक्ति को शब्दों में अभिव्यक्त करना होता है। तीसरे क्रम पर ऐसे संवाद आते हैं जिनमें चरित्र के वैचारिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार के संवादों की भाषा अधिकतर जटिल और परिष्कृत होती है। रूपांतरकार को चाहिए कि वह विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का चुनाव करे जो समझ के स्तर पर खरी उतरे। चौथे क्रम में औपचारिक संवाद आते हैं जो प्रायः कार्यालीन भाषा से जुड़े होते हैं। ऐसे संवाद चरित्र को यथार्थ के और करीब ले जाते हैं। रूपांतरकार के लिए यह अत्यंत जिम्मेदारी की बात होती है कि वह रूपांतर के समय कथा, चरित्र व उसके संवादों को बोझिल होने से बचाए। यदि मूल आलेख में यह बोझिलता हो तो रूपांतरकार को इसे दूर करते हुए रूपांतरण की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। उत्सव फिल्म को देखकर इस बात को समझा जा सकता है। 3.3 नाटकीय तत्वों का समावेश। प्रायः नाटक में वही स्क्रिप्ट सफलता के सोपान गढ़ती है जिसमें प्रचुर मात्रा में नाटकीय तत्वों का समावेश होता है। यदि नाट्यालेख में नाटकीयता नहीं है तो उसका अभिनय प्रदर्शन अथवा कथा प्रस्तुति निष्प्रभावी होगी। नाटकों के अतिरिक्त फिल्मों में फिल्मी दृश्यों की मांग लगातार बनी रहती है। अभिनेता के लिए नाटकीय गुणों का होना रूपांतरित स्क्रिप्ट में अतिआवश्यक है। यही कारण है कि आज रंगमंच पर प्रस्तुति आलेख का निर्माण जोरों पर है। वास्तव में प्रस्तुति आलेख भी मौलिक नाटकों का रूपांतरण ही है जिसमें निर्देशक किसी आलेख को प्रस्तुति के मूल्यों के साथ रूपांतरित करता है। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद के नाटकों को ही ले लीजिए। आज़ादी के पहले प्रसाद के नाटकों को लेकर एक भ्रमपूर्ण अवधारणा बन चुकी थी कि वे अरंगमंचीय हैं, किंतु जब कारंत ने उन्हीं नाटकों को सफलतापूर्वक मंचित किया तो यह उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया। वास्तव में उन्होंने प्रसाद के नाटकों को जस का तस मंच पर प्रस्तुत नहीं किया, अपितु उन्होंने मूल नाट्यालेख को प्रस्तुति की संभावनाओं के साथ संपादित किया और एक नए प्रस्तुति आलेख का निर्माण किया। उन्होंने मूल नाट्यालेख में रंगमंचीय संभावनाओं की तलाश की और प्रस्तुति के लिए आवश्यक नाटकीय तत्वों का प्रयोग किया। अक्सर ऐसा होता है कि जब रूपांतरकार किसी मौलिक स्क्रिप्ट का रूपांतरण आरंभ करता है तो वह सबसे पहले प्रदर्शन मूल्यों पर उस कृति का आकलन करता है। यदि उसे मूल आलेख में नाटकीय तत्वों का अभाव मिलता है या फिर प्रस्तुति माध्यम रंगमंच फिल्म के आधार पर किसी प्रकार के नाटकीय परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है तो वह मूल कथा में उसे जोड़ने की कोशिश करता है। मसलन उत्सव फिल्म में ऐसे कई क्षण आते हैं जब हमें नाटकीयता का आभास होता है। आरंभ में ही पात्रों के विषय में परिचय देते हुए ही चरित्रों का प्रकटीकरण बड़े ही नाटकीय अंदाज में दिखाई देता है। 3.3 7 दर्शक की अभिरुचि।
रूपांतरकार जब स्क्रिप्ट लेखन की शुरुआत करता है तो उसके मनमस्तिष्क में दर्शक का दृष्टिकोण निरंतर चलता रहता है। लेखन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में यह दर्शक उपस्थित होता है। इसका कारण यह है कि दर्शक ही वह व्यक्ति है जिसके लिए यह रूपांतरण किया जा रहा है। प्रत्येक दर्शक वर्ग की अभिरुचि भिन्न भिन्न हो सकती है और यदाकदा एक सी भी उदाहरण के लिए प्रायः उन प्रसिद्ध हॉलीवुड, तेलुगु इत्यादि फिल्मों की डबिंग शीघ्रता से उस भाषा में की जाती है जिस भाषा क्षेत्र के दर्शक उस फिल्म में अनिरुचि दिखाते हैं। नाटक के क्षेत्र में भी कई संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, कन्नड़ नाटकों के रूपांतरण किए गए और हिंदी रंगमंच पर उन्हें खेला गया। जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है, कभी कभी रूपांतरकार ऐसे स्क्रिप्ट का लेखन कर देता है जो मूल स्क्रिप्ट से भी बेहतर प्रसिद्धि पाती है। विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड के नाटकों को ही देखिए। जब उनका भाषांतरण किया और हिंदी क्षेत्रों में उन्हें खेला गया तभी उन्हें प्रसिद्धि मिली। रंगमंच के संदर्भ में कला का उद्देश्य मनोरंजन और शिक्षण है, अर्थात दर्शकों को उनकी अभिरुचि के अनुसार नाट्य प्रस्तुति में संलग्न कर उनके ज्ञान के स्तर को बढ़ाना। कभी नाट्य प्रयोक्ता अथवा सिनेकार दर्शकों की अभिरुचि के अनुसार नाट्य प्रदर्शन करते हैं अथवा फिल्म बनाते हैं तो कभी वे दर्शकों के समक्ष रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। कला फिल्में, कमर्शियल फिल्में और समानांतर सिनेमा इसी के कुछ उदाहरण हैं। कला फिल्मों का विस्तार कमर्शियल फिल्मों की अपेक्षा कम होता है क्योंकि कमर्शियल फिल्मों में आम दर्शकों की विशेष रुचि होती है। यही कारण है कि इनमें मारधाड़, आइटम सॉन्ग जैसे तत्वों की भरमार होती है। 3-4 सारांश देखा जाए तो किसी स्क्रिप्ट का रूपांतरण स्क्रिप्ट लेखन की ही प्रक्रिया का अनुसरण करता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी घर को किराए पर लेता है तो वह उसे अपनी इच्छानुसार रहने योग्य रूपांतरित करता है। इस रूपांतरण में वह कभी कभी नवीन निर्माण करता है और कभी बिना किसी बदलाव के ही रहने योग्य बनाता है। ठीक उसी प्रकार एक रूपांतरकार भी किसी कहानी को ग्रहण करता है और कभी उसमें परिवर्तन करता है तो कभी बिना किसी परिवर्तन के ही रूपांतरण संपन्न करता है। प्रस्तुत इकाई में रूपांतरण की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बताया गया है। जैसे लेखक के मन में किसी विचार का प्रस्फुटन होता है और वह उसे नाटक, फिल्म, कहानी आदि में चरित्र, उसके संवाद और निर्देशों से युक्त एक स्क्रिप्ट के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। उसी तरह रूपांतरकार भी किसी कहानी अथवा स्क्रिप्ट को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में रूपांतरित स्क्रिप्ट का रूप कभी कभी इतना अलग हो जाता है कि मौलिक स्क्रिप्ट से वह बिल्कुल ही अलग लगता है। रूपांतरण का कार्य आसान नहीं है, बल्कि यह सतत विचार विमर्श, चिंतन मनन व पूर्ण मनोयोग से ही संभव है। यह वह प्रक्रिया है जो बोझिल और उबाऊ वस्तु को भी आकर्षण और प्रभाव प्रदान करती है। कथा बटा विचार बटा। संकल्पना का रूपांतरण, चरित्रों का रूपांतरण, शैली विधा का चुनाव, प्रस्थान बिंदु, रूपांतरित चरित्रों के संघर्ष, मनोभावों का संवाद के माध्यम से प्रदर्शन, नाटकीय तत्वों का समावेश, ये कुछ ऐसे चरण हैं जिनके विषय में रूपांतरकार को जानकारी अवश्य होनी चाहिए। एक स्क्रिप्ट राइटर आमतौर पर नाटक के लिए ड्रामा स्क्रिप्ट, एड के लिए जिंगल, टीवी सीरियल व फिल्मों के लिए राइटिंग करते हैं। इस लेखन के दौरान वे अपनी प्रतिभा से कहानी को स्वेच्छानुसार मोड़ सकते हैं। रूपांतरण के संदर्भ में स्क्रिप्ट लेखन को मूल स्क्रिप्ट के समानांतर चलने वाले लेखन के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ एक ही कहानी को दो लेखक अभिव्यक्त करते हुए दिखते हैं, पर अलग अलग तरीके से। समाधान 3.3 5 रूपांतरित चरित्रों के संघर्ष, मनोभावों का संवाद के माध्यम से प्रदर्शन। किसी कहानी में चरित्र के संघर्ष, उसके मनोभावों को संवाद व विवरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है, किंतु स्क्रिप्ट में यह कार्य निर्देश एवं संवादों के माध्यम से प्रस्तुत होती है।
अधिकतर इस जिम्मेदारी का निर्वाह संवादों को ही करना होता है। नाटक एवं फिल्म में तो यही देखने को मिलता है। संवादों के माध्यम से ही नाटक व फिल्म में कहानी आगे बढ़ती है। जब मूल लेखक स्क्रिप्ट में किसी चरित्र को संवाद प्रदान करता है तो उसके मस्तिष्क में चरित्र की समग्र पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। एक तरह से वह चरित्र की पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को संवादों के रूप में मूर्त रूप दे देता है। फिल्म निर्माण की अहम कड़ी के रूप में संवाद को जाना जाता है। अभिनेता इन्हीं संवादों के माध्यम से चरित्र का जीवंत रूप प्रस्तुत करता है। इन संवादों को प्रायः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उन संवादों की चर्चा होती है जो सरल और सीधे रूप में किन्हीं सूचनाओं का आदान प्रदान होते हैं। इन्हें बहुत ही आसानी से दर्शक समझ सकता है क्योंकि इनमें कोई आडंबर या चमत्कार नहीं होता। दूसरे क्रम पर वे संवाद आते हैं जो भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। यह कार्य अत्यंत जटिल और दुष्कर कार्य है। चरित्र कई बार भावनात्मक संघर्षों के दौर से गुजरता है। ऐसे में रूपांतरकार को दृश्य भावनात्मक अभिव्यक्ति को शब्दों में अभिव्यक्त करना होता है। तीसरे क्रम पर ऐसे संवाद आते हैं जिनमें चरित्र के वैचारिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार के संवादों की भाषा अधिकतर जटिल और परिष्कृत होती है। रूपांतरकार को चाहिए कि वह विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का चुनाव करे जो समझ के स्तर पर खरी उतरे। चौथे क्रम में औपचारिक संवाद आते हैं जो प्रायः कार्यालयीन भाषा से जुड़े होते हैं। ऐसे संवाद चरित्र को यथार्थ के और करीब ले जाते हैं। रूपांतरकार के लिए यह अत्यंत जिम्मेदारी की बात होती है कि वह रूपांतर के समय कथा, चरित्र व उसके संवादों को बोझिल होने से बचाए। यदि मूल आलेख में यह बोझिलता हो तो रूपांतरकार को इसे दूर करते हुए रूपांतरण की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। उत्सव फिल्म को देखकर इस बात को समझा जा सकता है। 3.3 नाटकीय तत्वों का समावेश। प्रायः नाटक में वही स्क्रिप्ट सफलता के सोपान गढ़ती है जिसमें प्रचुर मात्रा में नाटकीय तत्वों का समावेश होता है। यदि नाट्यालेख में नाटकीयता नहीं है तो उसका अभिनय प्रदर्शन अथवा कथा प्रस्तुति निष्प्रभावी होगी। नाटकों के अतिरिक्त फिल्मों में फिल्मी दृश्यों की मांग लगातार बनी रहती है। अभिनेता के लिए नाटकीय गुणों का होना रूपांतरित स्क्रिप्ट में अति आवश्यक है। यही कारण है कि आज रंगमंच पर प्रस्तुति आलेख का निर्माण जोरों पर है। वास्तव में प्रस्तुति आलेख भी मौलिक नाटकों का रूपांतरण ही है जिसमें निर्देशक किसी आलेख को प्रस्तुति के मूल्यों के साथ रूपांतरित करता है। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद के नाटकों को ही ले लीजिए। आज़ादी के पहले प्रसाद के नाटकों को लेकर एक भ्रमपूर्ण अवधारणा बन चुकी थी कि वे अरंगमंचीय हैं, किंतु जब कारंत ने उन्हीं नाटकों को सफलतापूर्वक मंचित किया तो यह उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया। वास्तव में उन्होंने प्रसाद के नाटकों को जस का तस मंच पर प्रस्तुत नहीं किया, अपितु उन्होंने मूल नाट्यालेख को प्रस्तुति की संभावनाओं के साथ संपादित किया और एक नए प्रस्तुति आलेख का निर्माण किया। उन्होंने मूल नाट्यालेख में रंगमंचीय संभावनाओं की तलाश की और प्रस्तुति के लिए आवश्यक नाटकीय तत्वों का प्रयोग किया। अक्सर ऐसा होता है कि जब रूपांतरकार किसी मौलिक स्क्रिप्ट का रूपांतरण आरंभ करता है तो वह सबसे पहले प्रदर्शन मूल्यों पर उस कृति का आकलन करता है। यदि उसे मूल आलेख में नाटकीय तत्वों का अभाव मिलता है या फिर प्रस्तुति माध्यम रंगमंच फिल्म के आधार पर किसी प्रकार के नाटकीय परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है तो वह मूल कथा में उसे जोड़ने की कोशिश करता है। मसलन उत्सव फिल्म में ऐसे कई क्षण आते हैं जब हमें नाटकीयता का आभास होता है। आरंभ में ही पात्रों के विषय में परिचय देते हुए ही चरित्रों का प्रकटीकरण बड़े ही नाटकीय अंदाज में दिखाई देता है। 3.3 7 दर्शक की अभिरुचि।
रूपांतरकार जब स्क्रिप्ट लेखन की शुरुआत करता है तो उसके मनमस्तिष्क में दर्शक का दृष्टिकोण निरंतर चलता रहता है। लेखन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में यह दर्शक उपस्थित होता है। इसका कारण यह है कि दर्शक ही वह व्यक्ति है जिसके लिए यह रूपांतरण किया जा रहा है। प्रत्येक दर्शक वर्ग की अभिरुचि भिन्न भिन्न हो सकती है और यदाकदा एक सी भी। उदाहरण के लिए प्रायः उन प्रसिद्ध हॉलीवुड, तेलुगु इत्यादि फिल्मों की डबिंग शीघ्रता से उस भाषा में की जाती है जिस भाषा क्षेत्र के दर्शक उस फिल्म में अनिरुचि दिखाते हैं। नाटक के क्षेत्र में भी कई संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, कन्नड़ नाटकों के रूपांतरण किए गए और हिंदी रंगमंच पर उन्हें खेला गया। जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है, कभी कभी रूपांतरकार ऐसे स्क्रिप्ट का लेखन कर देता है जो मूल स्क्रिप्ट से भी बेहतर प्रसिद्धि पाती है। विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड के नाटकों को ही देखिए। जब उनका भाषांतरण किया और हिंदी क्षेत्रों में उन्हें खेला गया तभी उन्हें प्रसिद्धि मिली। रंगमंच के संदर्भ में कला का उद्देश्य मनोरंजन और शिक्षण है, अर्थात दर्शकों को उनकी अभिरुचि के अनुसार नाट्य प्रस्तुति में संलग्न कर उनके ज्ञान के स्तर को बढ़ाना। कभी नाट्य प्रयोक्ता अथवा सिनेकार दर्शकों की अभिरुचि के अनुसार नाट्य प्रदर्शन करते हैं अथवा फिल्म बनाते हैं तो कभी वे दर्शकों के समक्ष रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। कला फिल्में, कमर्शियल फिल्में और समानांतर सिनेमा इसी के कुछ उदाहरण हैं। कला फिल्मों का विस्तार कमर्शियल फिल्मों की अपेक्षा कम होता है क्योंकि कमर्शियल फिल्मों में आम दर्शकों की विशेष रुचि होती है। यही कारण है कि इनमें मारधाड़, आइटम सॉन्ग जैसे तत्वों की भरमार होती है। 3-4 सारांश। देखा जाए तो किसी स्क्रिप्ट का रूपांतरण स्क्रिप्ट लेखन की ही प्रक्रिया का अनुसरण करता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी घर को किराए पर लेता है तो वह उसे अपनी इच्छानुसार रहने योग्य रूपांतरित करता है। इस रूपांतरण में वह कभी कभी नवीन निर्माण करता है और कभी बिना किसी बदलाव के ही रहने योग्य बनाता है। ठीक उसी प्रकार एक रूपांतरकार भी किसी कहानी को ग्रहण करता है और कभी उसमें परिवर्तन करता है तो कभी बिना किसी परिवर्तन के ही रूपांतरण संपन्न करता है। प्रस्तुत इकाई में रूपांतरण की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बताया गया है। जैसे लेखक के मन में किसी विचार का प्रस्फुटन होता है और वह उसे नाटक, फिल्म, कहानी आदि में चरित्र, उसके संवाद और निर्देशों से युक्त एक स्क्रिप्ट के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। उसी तरह रूपांतरकार भी किसी कहानी अथवा स्क्रिप्ट को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में रूपांतरित स्क्रिप्ट का रूप कभी कभी इतना अलग हो जाता है कि मौलिक स्क्रिप्ट से वह बिल्कुल ही अलग लगता है। रूपांतरण का कार्य आसान नहीं है, बल्कि यह सतत विचार विमर्श, चिंतन मनन व पूर्ण मनोयोग से ही संभव है। यह वह प्रक्रिया है जो बोझिल और उबाऊ वस्तु को भी आकर्षण और प्रभाव प्रदान करती है। कथा बटा विचार बटा। संकल्पना का रूपांतरण, चरित्रों का रूपांतरण, शैली विधा का चुनाव, प्रस्थान बिंदु, रूपांतरित चरित्रों के संघर्ष, मनोभावों का संवाद के माध्यम से प्रदर्शन, नाटकीय तत्वों का समावेश, ये कुछ ऐसे चरण हैं जिनके विषय में रूपांतरकार को जानकारी अवश्य होनी चाहिए। एक स्क्रिप्ट राइटर आमतौर पर नाटक के लिए ड्रामा स्क्रिप्ट, एड के लिए जिंगल, टीवी सीरियल व फिल्मों के लिए राइटिंग करते हैं। इस लेखन के दौरान वे अपनी प्रतिभा से कहानी को स्वेच्छानुसार मोड़ सकते हैं। रूपांतरण के संदर्भ में स्क्रिप्ट लेखन को मूल स्क्रिप्ट के समानांतर चलने वाले लेखन के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ एक ही कहानी को दो लेखक अभिव्यक्त करते हुए दिखते हैं, पर अलग अलग तरीके से।